हेलो एवरीवन, क्लाइमेक्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज आप यह वीडियो एक नए चैनल, जी हाँ, आपके अपने क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से जो चैनल बनाया गया है उस पर देख रहे हैं, तो फटाक से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और पढ़ाई वाले कंटेंट भी यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। और हाँ, बोर्ड बाबा भी चलता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन की दुनिया में पहले से हम लोग बोर्ड बाबा से जुड़े हुए हैं, तो उस पर भी पढ़ाई का आपका हर एक कंटेंट, हर एक अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के यहाँ यानी ऑफलाइन क्लासेस क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में प्रत्येक महीना मंथली टेस्ट होता है। जी हाँ, मंथली टेस्ट होता है ना। तो मंथली टेस्ट होता है तो उसके बाद से आपको प्राइज़ भी मिलता है। प्राइज़ के बारे में सभी को पता ही है। यदि आप 9th क्लास में हैं, अगर आप 100% करते हैं तो आपको 400 का इनाम मिलता है। 10th क्लास में है तो 500 का मिलता है। अगर 11th क्लास में है तो कितना का मिलता है? 1200 का मिलता है। और अगर 12th क्लास में है, आर्ट्स से या साइंस से, तो आपको 1500 रुपये का इनाम मिलता है। ठीक है। तो इस महीने भी यानी कि मार्च 2026 में भी आप लोगों ने अपना मंथली एग्जाम दिया है। तो चलिए पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को खूब बढ़िया से मिला लीजिए। अगले क्लास में आपसे पूछा जाएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना आपका सही है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं, मिला लेते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप तो ऐसे गलती करते नहीं हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार कौन सी संज्ञा है? संसार, आपको मैंने बताया था कि संसार है या ब्रह्मांड है या दुनिया है। ध्यान में रखिएगा, ये जातिवाचक संज्ञा होता है। बहुत लोग व्यक्तिवाचक टिक करके आते हैं, गलत है। ठीक है। अगला है, सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सिपाही विद्रोह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। कड़बक के आधार पर, यानी जो कड़बक हम लोगों ने कविता पढ़ा है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा, उसके आधार पर कलंक शब्द का क्या अर्थ है? कलंक, तो मैंने बोला था कि आप लोग थोड़ा शब्द जो दिया होता है अंत में उसका भावार्थ पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। जैसे कन्या, कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है। उसी तरह से कलंक का अर्थ आप देखेंगे तो कोयला मिलेगा। क्या? कोयला होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? तो रीति काल के रीति मुक्त कवि थे, क्योंकि वो अलग हटकर कविता लिखते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी। वाह, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, नागिन सी, नागिन के जैसी, यानी किसी चीज से यहाँ पे तुलना करने जैसा बोध हो रहा है ना। तो जब भी तुलना करने का बोध होता है उसको उपमा कहते हैं, यानी उपमा अलंकार होता है वहां पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे पीपर पात सरस मन डोला, पीपर के पतई के जैसन मन डोलता, नदिया के बीचे जैसे नैया डोले, होता है ना जी। तो ये क्या हो रहा है? एक चीज से तुलना की जा रही है। तो जब तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है? ये भी बहुत ज्यादा पूछा यहाँ से। जब एक ही जैसे वर्ण शब्द देखने को मिलेंगे ना, तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। नाभादास जी द्वारा रचित भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? 316 छप्पे हैं, जिसमें 200 से भी अधिक भक्तों के चरित्रमाला के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 316। कवितावली के रचनाकार कौन है? हमारे तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कभी भी क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, नहीं पूछा यानी कौन सा नहीं है। तो सूर सागर इनकी रचना है, साहित्य लहरी सूरदास की ही रचना है, सुर सारावली भी सूरदास जी की है, सतसई इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो वो वृंदावन के थे, याद रखिएगा, अस्थायी निवास वृंदावन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, जायसी की काव्य भाषा कौन सी थी? तो वो अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब ये इंग्लिश का आ गया, ध्यान दीजिएगा। वाल्टर डिला मेयर वाज बोर्न इन 1873, 1873 में वाल्टर डिला मेयर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला है, वाल्टर डिला मेयर डाइड इन डैश डैश डैश, इनका मृत्यु 1956 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। 1956, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाल्टर डिला मेयर वाज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट। जी हाँ, इनको मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब मिला था? तो 1953 में मिला था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला है, व्हाट एल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ जॉन किट्स। ये सर्जन भी थे, आपको मैंने क्लास में बताया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटरिंग इन द स्काईज ओड टू ऑटम। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। तो ऑटम सीजन होता है, फलों का मौसम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, लामिया एंड सोडिट लामिया एंड हाइपेरियन, याद आ रहा है?
किनके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन किट्स हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है W.H. ऑडेन वन द पुलिजर प्राइज इन 1948, इनको पुलिजर प्राइज मिला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। What does the poem Now the leaves are falling fast enact? Now the leaves are falling fast क्या दर्शाता है, तो ह्यूमन का ये फ्रस्ट्रेशन दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है फॉर विच क्रिएशन वाज W.H. ऑडेन अवार्डेड द पुलिजर प्राइज, तो द एज ऑफ एंजाइटी पर इनको पुलिजर प्राइज मिला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है ट्रोल्स इज एन अगली क्रीचर इन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है हाउ ओल्ड इज द पोएट, तो ये जॉन किट्स का था, कहाँ, तो 37, ऑप्शन नंबर, सॉरी जॉन किट्स नहीं, सॉरी याद रखिएगा, वाल्ट विटमैन। कहते हैं ना कि मैं अभी कविता लिख रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा उम्र 37 साल है और मैं मरते दम तक स्वस्थ रहूँगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन, वाल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला है वाल्ट विटमैन इज कॉल्ड और डैश डैश डैश, पीपल्स पोएट कहा जाता है वाल्ट विटमैन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है व्हाट डज हाइपरबोले मेनली डील विद, आपको बताया गया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से एक्सैगरेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है द स्पीकर सोल गो अवे व्हेन द बिलव्ड साई, जब प्रेमिका यानी उनकी जो पत्नी है एना मोर जब सिसकती हैं तो आत्मा निकल जाता है, जब रोती हैं तो उनका खून सूख जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द वर्ड मिलनकोली इज एसोसिएटेड विथ विच पोएट, सुनिएगा, ये जो मिलनकोली शब्द है ये किस किस कवि के बारे में पढ़े हैं, तो कहाँ कहाँ देखने को मिला है, अगर समझ सकते हैं किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा वाल्टर डी ला मेयर से भी है और जॉन किट्स से भी है। वाल्टर डी ला मेयर का एक रचना था ऑन मिलनकोली, और जॉन किट्स भी के कविताओं में भी मिलनकोली देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला है, हाँ अब अगला टॉपिक है पैसिव वॉइस, क्या दिया है बाबू, हाँ पैसिव वॉइस दिया है। चलिए, तो पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब के सब सबसे आसान टॉपिक होते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था। जितना ज़्यादा आपको बेसिक रूल याद रहेगा उतना जल्दी आप तुरंत बनाएंगे, आपको पैसिव वॉइस बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं बनाते कैसे हैं एग्जाम में पैसिव वॉइस। देखिए, राम राइट्स अ लेटर, वर्ब 5 आ गया ना, वर्ब 1 या वर्ब 5, डू या डज, क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब 3, तो इज एम आर प्लस वर्ब 3 किधर है, इज एम आर इज एम आर इज एम आर इज एम आर, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें बिंग नहीं होगा, इसमें बीन नहीं होगा, इसमें वाज नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नहीं है, बस पैसिव वॉइस से जान गए ना, तो देखिए इज प्लस वर्ब 4 दिया है ना, तो बस बिंग ढूंढ लीजिए, BEING किधर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है हैव प्लस वर्ब 3 दिया है ना, तो हैव या हैज बीन ढूंढ लीजिए, BEEN किधर है, इसमें नहीं है, हाँ इसमें है, और ही कहीं नहीं है, देख लो ना, तो उससे मैं तो ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए विल प्लस फिनिश, विल प्लस वर्ब 1 का प्रयोग किया गया है, विल प्लस वर्ब 1, तो आपको केवल बी ढूंढ लेना है, BE, तो BE किधर है, BE, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है द टीचर पनिश्ड द बॉय, द टीचर पनिश्ड, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो वाज वर ढूंढ लीजिए, लो वाज वर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं कितना तेजी बना रहा हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को खींच के हेने लाएंगे, सब्जेक्ट खींच के हेने लाएंगे, क्या जरूरत है, जब बेसिक रूल पता है तो। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, समवन इज नॉकिंग, वर्ब 4 आ गया ना, वर्ब 4, तो बस बिंग ढूंढिए, BEING किधर है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है रोट, वर्ब 2 आ गया ना, तो वाज या वर्ड ढूंढिए, किधर है, ऑप्शन नंबर बी में है, काम खत्म, बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन है इज ही डूइंग, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन डूइंग दिया है ना भाई, वर्ब 4 दिया है ना, तो वर्ब 4 के लिए क्या चाहिए हमें, बिंग चाहिए, बिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 35 नंबर, डीड आ गया, डीड आ गया ना, तो जब डीड आ गया तो वाज या वर्ड ढूंढ लीजिए, वाज या वर्ड किधर है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है आर दे वाचिंग, वाचिंग वर्ब 4 आ गया ना, तो बस बिंग ढूंढ लीजिए, BEING, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है हैज आ गया, हैज या है प्लस वर्ब 3, तो बीन ढूंढना है, BEEN किधर है, ऑप्शन नंबर सी में है। 38 नंबर विल दिया है, विल भी ढूंढ लीजिए, BE किधर है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है इज सी सिंगिंग, वर्ब 4 दिया है, तो बिंग ढूंढ लीजिए, BEING, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए सबसे लास्ट 40 नंबर मेरा वाला, आर यू हेल्पिंग, वर्ब 4 दिया है, तो बिंग ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खत्म हो गया पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस और नरेशन
एकदम आसान टॉपिक होता है, केवल आप क्वेश्चन देखकर उसका आंसर बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। समझ में आया? इसलिए बेसिक रूल पे ध्यान दीजिए और बेसिक रूल को पूरा याद कर लीजिए लो, ठीक है, और समझ लीजिए लो। तो चलिए इसी के साथ हमारा खत्म होता है और आगे का जितना क्वेश्चन अब दिखाई दे रहा है अपने प्यारे सर संदीप सर से पढ़िए, ठीक है। तो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आइए सर। चलिए, तो विकास सर अपना क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन नंबर 41 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो एक सवाल दिया यहाँ पर, एक इकाई केंद्रित घन संकुलन बीसीसी की बात कर रहे हैं, व्यवस्था में परमाणुओं की संख्या होती है। तो बताइए बीसीसी यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। अगला, एक यौगिक ए वो बी के क्रिस्टलीकरण से घनीय संरचना बनाता है, जिसमें ए परमाणु घन के कोनों पर और बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्रों पर स्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? ऐसा बताइए, ए जो है घन के कोना पर है, इसकी संख्या कितना होगा? तो एक यूनिट सेल जो घनीय है, कुल कितने कर्ण होते हैं? 8। अब प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। कितना आ गया? ए 1 आ गया, यानी परमाणु ए की संख्या कितना आ गया? 1 आ गया। परमाणु बी कहाँ पर है? तो परमाणु बी प्रत्येक फलक केंद्र पर है। कुल कितने फलक केंद्र? 6। अब प्रत्येक फलक केंद्र कंट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना गया? 3 आ गया, यानी बी का संख्या कितना गया? 3 आ गया, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होगा? AB3। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 80 कर दो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण समूह 13-15 का नहीं है? तो समूह 13 में क्या आता है? याद कीजिए, पढ़े चलो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। और 15 में क्या होगा? नाना, पापा, आंटी, सब बिहारी, ठीक है। अब बोला कि वर्ग 13-15 का नहीं है, तो चलिए IN क्या? IN 13 का है। SB है, तो ये तो है, हम बताना नहीं है। गैलियम, इसमें गैलियम है। AS इसमें है। CD देखिए, इसमें कहीं CD है? नहीं ना है, इन्हें ऑप्शन नंबर C हो तो CD करो। ये भी देख लीजिए, एल्यूमिनियम है, फास्फोरस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? C, तो CD कर दो। अगला क्वेश्चन, एक शतकोणीय निकट संकुलन HCP की इकाई कोशिका यानी इकाई सेल में कुल परमाणु की संख्या होगी, तो कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? B, तो B टिक कर देंगे। अगला, शॉर्टकी त्रुटियां प्राप्त होती हैं जब क्रिस्टल जालक से असमान संख्या में धनायन रेडियन, नहीं, गलत। शॉर्टकी तो उसको पता है, जब समान संख्या में धनायन और रेडियन क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। बी बोला है क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और रेडियन पलायन कर जाते हैं। जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया, एक पी प्रकार का पदार्थ वैद्युत रूप से क्या होता है? चाहे वो पी टाइप हो या एन टाइप हो या शुद्ध और चालक हो, सब उदासीन होते हैं। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला, एक शतकोणीय आधे इकाई कोशिका यानी SCC की बात करें, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोले या सरल एक कोशिका बोले, बातें क्या है? चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय, एक मिनट, यह षटकोणीय बोला है ना, तो शतकोणीय आधी इकाई कोशिका यानी HCP की बात कर रहा है। HCP हेक्सागोनल क्लोज पे स्ट्रक्चर बात कर रहा है। तो HCP में चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या क्रमशः होगी। तो बताइए, हमको चतुष्फलकीय अष्टफलकीय की संख्या बताना, कब बता पाएंगे? जब इस हमको परमाणु की संख्या पता। तो HCP में कितने परमाणु? 6 परमाणु। और हम जानते हैं जितना परमाणु उसका 2 गुना होता है चतुष्फलकीय, 6 का 2 गुना क्या होगा? 12। और अष्टफलकीय कितना होगा? 6 ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 12, 6 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर डी में क्या करेंगे? डी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सवाल दिया, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है, विलयन की सांद्रता होगी 500 ग्राम जल। अच्छा, तो इस सवाल में क्या बोला है? NaOH घुला है, यानी NaOH किस में घुला है? जल में। तो क्या बन गया है? विलयन बन गया है। क्या बोला है? विलयन की सांद्रता क्या होगी? देखिए इसमें क्या दिया है? 500 ग्राम जल, तो जल का द्रव्यमान दिया है 500 ग्राम। 4 ग्राम NaOH घुला है, तो 4 ग्राम NaOH घुला है, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है 8 ग्राम पर लीटर, तो इसमें लीटर कहीं बातें नहीं हुआ है, तो इसको बाद में सोचेंगे, अभी तो सोचने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, एन माने नॉर्मलिटी की बात कर रहा है। तो नॉर्मलिटी तो जब आयतन होता है तब निकालते हैं लोग। एम स्मॉल एम माने क्या हुआ? मोललता। तो मोललता तो निकाल सकते हैं लोग। ये क्या है? मोलरता। ये भी क्या है? आयतन रहता है तब निकलता है। तो थोड़ा इस पर विचार कर सकते हैं, तो चेक करते हैं कि नहीं होगा ना, तब याद है हम द्रव्यमान से आयतन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे इसकी बात करते हैं, यानी इसका मोललता निकालते हैं। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय का मूल। तो विलय ये है, तो इसका मूल निकालना है, तो 4 बटा दिया गया द्रव्यमान बटा मूल द्रव्यमान। इसका मूल द्रव्यमान कितना आएगा? 23 प्लस इसका 16 प्लस 1 जोड़ने में कितना आएगा? 40। तो 40 आ गया। बटा में विलय का द्रव्यमान केजी में, तो 500 ग्राम में केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 भाग करेंगे। ये कितना गया यहाँ पर? 0 से 0 गुणा दे, तो कितना ऊपर 1 है, नीचे आ गया 5। तो 1 बटा 5 कितना है? 0.2। तो 0.2 इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, एफ केंद्र के कारण LiCl का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? गुलाबी होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 मिनट। ऑप्शन ए दिया बैगनी,
बी दिया है पीला, सी दिया है नीला, यानी कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन में क्या करना है डी टी करना है, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? धनात्मक विचलन ध्यान देंगे, ऑप्शन ए जल प्लस HCl। अच्छा बताइए, जल प्लस HCl ये विलयन को भी देखे थे किसमें? एजियोट्रॉप्स में। तो अब एजियोट्रॉप्स में ये कैसा था? अधिकतम क्वथनांक एजियोट्रॉप्स, न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉप्स, अधिकतम क्वथनांक एजियोट्रॉप्स। तो अधिकतम क्वथनांक एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये तो ऋणात्मक वाला का हमसे पूछा गया, धनात्मक विचलन दिखाता है। तो ये भी क्या होता है? अधिकतम क्वथनांकी होता है, यानी राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाता है, तो ये भी किया। ऑप्शन बी भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, ठीक है। अब सी और डी में विचार करना है। तो देखिए डी दिया है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, तो हम लोग पढ़े थे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, यानी ये भी किया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी करेंगे, ठीक है। ये क्यों करता है? तो ये भी पढ़े थे लोग, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच क्या होता है? एस बॉन्ड बन जाता है, तो इससे क्या होता है? विलय विलायक जो बंधन होता है अंतराणविक आकर्षण बल मजबूत होता है, इसलिए क्या होता है? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यह एक आदर्श विलयन का गुण है, आदर्श विलयन का गुण है। ऑप्शन नंबर यह राउल्ट का नियम मानता है, सही बात है, आदर्श विलयन तो राउल्ट के नियम को मानता है। अगला देखते हैं, डेल्टा एच एम मिश्रण। अच्छा डेल्टा एच का बात कर रहा है, मिश्रण का डेल्टा एच का 0 होता है, ये भी सही बात है। डेल्टा भी 0 होता है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी, ओके। अगला क्वेश्चन, किसी तनु घोल का अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है? तो अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, ऑप्शन है विलय की प्रकृति पर नहीं, विलायक की प्रकृति पर नहीं। सी बोले विलय के कणों की संख्या पर, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, विलय के कणों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, कैसी होती है? फलक केंद्रित होती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टी कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं, लिखा गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? ठीक है, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग हम लोग पढ़े थे लोग। तो जो गोताखोर अपने साथ सिलेंडर लेते हैं उसमें कौन सा गैस होता है? उसमें हीलियम होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी कर देंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? ऑप्शन है आयनिक, नहीं। बी, सहसंयोजक, सही बात है। आणविक नहीं है, धात्विक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टी कर देंगे। अगला, HCl और H2O के जो ट्रॉपिक मिश्रण में होता है, कितना होता है? 20.2% होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, 20.2% HCl होता है, ओके। अगला क्वेश्चन, सिर्फ डैश ही अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, तो कौन निकल पाते हैं? बिलाई कणु निकल पाते हैं। ऑप्शन ए बोले बिलाई कणु, बी बोले बिलाई कणु, सी बोले जटिल आयन, डी बोले सरल आयन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो 80 कर देंगे। अगला, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कब होता है? तो ये धनात्मक विचलन कब होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है जब AB आकर्षण बल अधिक हो, बी बोल रहा है जब AA और BB आकर्षण बल अधिक हो, सी बोल रहा है AB आकर्षण बल कमजोर हो, डी बोल रहा है सभी बल समान हो। ध्यान देंगे, तो पहले सभी बल समान हो तो आदर्श विलयन होगा, तो आदर्श होगा तो क्या होगा? धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं दिखाई देंगे, ये तो कैंसिल होगा। अब ये में कोई होगा, तो बताइए धनात्मक विचलन कब होता है? तो धनात्मक विचलन जब क्वथनांक बढ़ जाए, जब वेपर ज़्यादा बने। वेपर ज़्यादा कब बनता है? जब बिलाई के बीच का बॉन्ड क्या हो? थोड़ा सा कमजोर हो जाए, यानी AB आकर्षण बल क्या हो जाए? कमजोर हो जाए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो हम लोग पढ़े भी थे धनात्मक विचलन में विलय विलायक अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है? कमजोर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, सवाल यहाँ पर, जब किसी अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दबाव शुद्ध विलायक से कम होता है, सही बात है। क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है, ये भी सही बात है। हम पढ़े ना थी, जब अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो क्या होता है? वाष्प दबाव का अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है, सही बात है। हिमांक का अवनमन होता है, तो डी बोला इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टी कर देंगे, ओके। अगला क्वेश्चन, उल्टा परासरण में विलायक का प्रवाह होता है, तो विलायक का उल्टा परासरण बोल रहा है। परासरण क्रिया में क्या होता है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, यानी विलायक से विलयन की ओर होता है, बट जैसे ही उल्टा करेंगे तो क्या होगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया यहाँ पर, किसी, अच्छा अब यहाँ से देखिए 60 तक क्या था? केमिस्ट्री का सवाल था। अब 61 से लेकर 80 तक किसका सवाल मिले? फिजिक्स का सवाल मिले। तो फिजिक्स में पहला सवाल है, किसी गोलकीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। किसी गोलीय चालक की धारिता, बताइए गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? तो सी बराबर होता है 4πε0r, जहाँ आर क्या है? चालक की त्रिज्या है। तो जो सी है आर के क्या है? समानुपाती है, तो कहीं समानुपाती दिया है। ऑप्शन नंबर ए में देखा करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा? चलिए, तो ऐसे भी देखिए, ये आपको पता है कि सी का मान त्रिज्या के समानुपाती है, तो जो अनुपात त्रिज्या को ही अनुपात धारिता का, सिंपल सी बात है। तो दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, तो धारिता का भी अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, समान त्रिज्या
तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें परस्पर मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में होगी। तो इसका पूरा प्रोसेस हम लोग सीखे चलो, और एक ट्रिक भी उसमें जनरेट हुआ था। तो ट्रिक से आप लोग, जो हम बताए भी कहते हैं, जब भी ऐसा ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बनाएंगे लोग, उस ट्रिक से लाएंगे। ट्रिक कुछ नहीं है, जब आप प्रोसेस से बनाएंगे वो खुद से वो चीज़ क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो क्या ट्रिक था, तो बताइए कितना बूंद मिलाकर बना रहे हैं, 8 बूंद। तो बताइए 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा, यानी जो धारिता होगा 2 गुना होगा। कितना गुना होगा, 2 गुना। तो बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद कितना तुलना में कितना गुना होगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल यहाँ पर, यदि एक संधारित्र को आवेश Q देने पर संचित ऊर्जा W है। Q आवेश दिए तो संचित ऊर्जा W है। आवेश 2 गुना करने पर संचित ऊर्जा क्या है, अच्छा बताइए। ऊर्जा तो W मरा है W, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/2 Q² C। एक और होता है 1/2 CV²। एक और होता है 1/2 QV। सवाल में क्या बोला गया है, Q देने पर संचित ऊर्जा W है, तो Q का बात करते हैं, इसमें भी Q इसमें Q, तो ये तो लेंगे नहीं। अब ये दो में कोई सोचना है, तो बोला है कि आवेश 2 गुना करने पर ऊर्जा क्या होता है। बताइए आवेश के बदलने से ये बदलता है कि नहीं बदलता है, बदलता है ना, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। अब बताइए, तो इससे बनाना आसान होगा कैसे, आवेश बदलने से धारिता बदलेगा नहीं, धारिता तो नियत रहता है। तो बोला गया इसमें कि आवेश 2 गुना करने में, तो जब इसको हम 2 गुना करें तो ये कितना गुना होगा, 4 गुना। जैसे 2 तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो BT कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु पर आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट पर मीटर, विभव 300 वोल्ट है, यह दूरी है। तो यदि आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, देखिए यहाँ बोला किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर, यदि आपको V और E में संबंध पता है तो बना सकते हैं, नहीं पता है तो बना सकते हैं। चलिए मान लेते हैं नहीं पता है, बनाते हैं। तो कोई बिंदु आवेश दिया है, यहाँ पर बिंदु आवेश मान लेते हैं Q, नियत दूरी पर, दूरी कितना मान लेते हैं R, यानी इस पॉइंट की बात कर रहे थे। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना है, 50 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र दिया है कितना, 50 वोल्ट पर मीटर, और विभव दिया है 300 मीटर। बोला है दूरी क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऐसे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q/r²। इसका मान कितना दिया है, 50 वोल्ट पर मीटर, यानी कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, अब इसी पॉइंट पर विभव, तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान दिया 300 वोल्ट। अब आपके सामने दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, किसका मान निकालना है, दूरी यानी R का मान निकालना है। क्या R का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे यदि इसको हम भाग कर देते तो क्या होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल, इस R से स्क्वायर कैंसिल, तो इस साइड क्या आ जाएगा 1/r, और इधर से कितना आएगा, इसको भाग कर देते कितना, 5 36 यानी 1/6। तो R का मान कितना आ गया, 6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, तो CT कर देंगे। ओके, तो आप इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सवाल यहाँ पर, R1 तथा R2 त्रिज्या के 2 आवेशित चालक गोले समान विभव पर है। चलिए यहाँ पर एक गोला यहाँ पर है, त्रिज्या कितना है, R1 है, एक गोला है, हम गोला बोलते हैं। दूसरा गोला है, इसका त्रिज्या कितना दिया है, R2 दिया है। बोला गया कि 2 आवेशित चालक गोले समान विभव पर है, इसका विभव मान लेते हैं V, तो भी क्या होगा V, दोनों का विभव क्या है, सेम है, और दोनों आवेशित है, त्रिज्या अलग, आवेश अलग, इसका आवेश Q1 मानते हैं, इसका आवेश कितना मानते हैं, Q2 मान लेते हैं। ठीक है, उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा, सिंपल है। ये फोटो समझिए, 2 आवेशित गोला है, इस पर Q1 आवेश, इस पर Q2 आवेश, इस त्रिज्या R1, इस त्रिज्या कितना है R2, दोनों का विभव सेम है, दोनों का विभव क्या है, सेम है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा। अब देखिए दोनों के पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुपात निकालना है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व σ1 मान लेते हैं, कितना मानते हैं, σ2 मान लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना σ1/σ2। अब देखिए सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है Q/A, यानी आवेश बटा क्षेत्रफल। तो इसका आवेश कितना है, Q1, तो Q1/A1, A1 यानी इसका क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² होगा ना, तो 4π त्रिज्या R1, तो R1² लिख सकते हैं। इसका निकाले तो क्या होगा, Q2 क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल, अभी R2 ऊपर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर Q1/R1 का स्क्वायर इंटू R2² ठीक है, यानी ओवरऑल कितना आ गया, Q1/Q2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर। इस सवाल कब बनेगा, हमको ये सब चीज़ पता हो तो सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। अभी तो इसमें क्या बोला है, दोनों का विभव समान है, दोनों विभव क्या है, समान है। तब बताइए इसका विभव का मान क्या होगा, 1/4πε0 Q1/R1। इसके विभव का मान क्या होगा, 1/4πε0 Q2/R2। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या निष्कर्ष निकला, Q1/Q2 बराबर कितना गया, Q1/R1 बराबर Q2/R2। अच्छा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, Q1/Q2
भाई R1 धोबे तो क्या हो जाएगा R1/R2। तो Q1/Q2 का माना गया R1/R2, कितना आ गया R1/R2। तो जहाँ Q1/Q2 वहाँ कर सकते हैं R1/R2, और यहाँ कितना है R2 का स्क्वायर, यहाँ कितना है R1 का स्क्वायर। R1 से स्क्वायर गया, R2 से स्क्वायर, यानी कितना गया R2/R1, कितना गया R2/R1 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर ए में, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले गोलकीय चालक के पृष्ठ पर विभव 500 वोल्ट है। अच्छा 500 वोल्ट विद्युत विभव है, केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विभव क्या होगा। देखिए कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं यदि आपको एक बात पता हो। क्या अच्छा या तो ये पढ़े थे ना, कोई मान लीजिए गोला है, आवेशित गोला है, तो गोला के अंदर विभव कितना होता है, तो जितना पृष्ठ पर उतना ही अंदर होता है। तो मान लीजिए पृष्ठ पर है 10 वोल्ट, तो यहाँ भी होगा 10 वोल्ट, यहाँ भी होगा 10 वोल्ट, बाहर ना कम होगा, अंदर तो सब एक समान रहता है। तो सवाल में देखिए क्या दिया, सवाल में दिया है 2 मीटर त्रिज्या का आवेशित गोला है, ये गोला है, त्रिज्या कितना है 2 मीटर है, ठीक है। चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट है, इस पृष्ठ पर कितना विभव है 500 वोल्ट है। तो बोला है केंद्र से 1.5 मीटर, मतलब इस केंद्र से 1.5 मीटर गोला के बाहर होगा कि अंदर होगा, अंदर ही ना होगा 1.5 मीटर, मान लीजिए यहाँ पे होगा, तो यहाँ विभव कितना होता है, जितना सतह पर उतना ही अंदर, तो यहाँ भी कितना होगा 500 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक घन के अंदर +- आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब देखिए किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो गाउस के नियम के अनुसार क्या होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश लेना है ना। अब विद्युत द्विध्रुव का आवेश कितना होता है, 0 होता है। तब 2 गो रखे, चाहे 1000 गो रखे, चाहे 20 गो रखे, कुल आवेश 0 हो जाएगा, तो ऊपर 0, तो 0/एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 0, यानी घन से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या। अब साबुन का बुलबुला इस ऋण आवेशित कर देते हैं, यानी सब इसके सतह पर क्या माइनस चार्ज होगा। अब तो ये माइनस माइनस में क्या होगा, प्रतिकर्षण है ने तो है ने, है ने तो है ने, और तो इसका आकार बढ़ेगा बढ़ेगा। यदि धनावेशित करें ना तो वो आकार बढ़ेगा। तो किसी साबुन के बुलबुले को धनावेशित करें या ऋणावेशित करें, आकार तो बढ़ेगा। तो इसमें बोला गया है कि उसकी त्रिज्या क्या होती है, तो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ध्यान से सवाल यहाँ पर, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए एवं बी है, इन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इनके सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात क्या होगा। दो गोला है, यह त्रिज्या ए है, दूसरा त्रिज्या कितना है बी है, समान पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका पृष्ठ आवेश सिग्मा, तो ये क्या होगा सिग्मा, आवेशित करने पर इनके सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। अच्छा याद कीजिए, सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो पढ़े चलो σ/ε0। इसका भी दिया है सिग्मा, तो इसका भी ई क्या होगा σ/ε0। तो दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम तो अनुपात कितना आएगा 1:1, यानी सेम आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए एवं बी है, इन्हें समान आवेश से आवेशित करने पर इनके सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा, ठीक है। अब ऐसे क्या बोला है, दो चालक गोलों, तो चलिए यहाँ पर दो चालक गोला बनाते हैं। एक का त्रिज्या कितना दिया है ए, और दूसरा त्रिज्या कितना दिया है बी। ध्यान एक गोला है, क्या है गोला, इसका त्रिज्या कितना दिया है बी दिया है, ठीक है। बोला है कि इन्हें समान आवेश, अच्छा इनको आवेश दिया क्यू, तो ये भी आवेश क्या होगा क्यू होगा। समान आवेश से आवेशित करने पर इनके सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसके सतह पर तीव्रता मान लेते हैं E1, इस सतह पर तीव्रता मान लेते हैं E2। तो हमें क्या निकालना है E1 अनुपात E2, यानी आपको निकालना है इसमें E1/E2 का मान क्या होगा। अब देखिए इसे दो तरीके से बना सकते हैं। एक, यदि आपको पता है कि किसी आवेशित चालक की सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/ε0, उससे भी बना सकते हैं, तो उस फॉर्मूला से बना सकते हैं 1/4πε0 Q/r², ठीक है। चलिए दोनों से बना के देखते हैं। आगे वाला बनाते हैं σ/ε0। तो पहला तो σ1 लिख देंगे, क्या है, दूसरा तो σ2/ε0। एक खत्म यानी कितना गया σ1/σ2। तो सिग्मा क्या होता है सिग्मा, तो सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, आवेश बटा इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आवेश कितना है Q, तो Q बटा इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा 4π त्रिज्या स्क्वायर। त्रिज्या क्या है ए है, तो ए स्क्वायर। मतलब इसका क्या होगा आवेश बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है इसका 4π/b²। तो 4π से 4π खत्म, Q से Q खत्म, b ऊपर आएगा तो आएगा b²/a²। कहीं दिया देखिए तो ऑप्शन में b²/a², यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 करो। ओके एक और तरीके क्या हो सकता है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो उससे देख लेते हैं। बट हमें निकालना है E1/E2, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। E1/E2 फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 आवेश बट्टा त्रिज्या का स्क्वायर। आवेश कितना है Q, त्रिज्या कितना है ए, तो a²। 1/4πε0, दूसरा क्या है आवेश Q
और त्रिज्या कितना है बी स्क्वायर, तो यही खत्म, क्यू से क्यू खत्म, बी ऊपर है, गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इन ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। तो कैसे भी बनाएंगे आंसर क्या आएगा, वही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया आवेश का बीमा होता है, क्या होता है, एटी होता है ना। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, एटी कर देंगे। एक विद्युत द्विध्रुव एक सतह से घिरा हुआ है, सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, जीरो होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, बताइए स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है, ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं, केवल विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी कर देंगे। यदि आवेश एक समान वेग से गति करने लगता है तो क्या करता है, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। त्वरित हो जाता है तो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। अगला सवाल यहाँ पर दिया है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स ऑप्शन ए ओम मीटर, बी एम्पियर मीटर, सी वोल्ट मीटर, डी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इससे आपको याद है वोल्ट मीटर तो टी कर लेंगे, नहीं याद है तो निकाल सकते। कैसे, विद्युत फ्लक्स निकालना है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ई डॉट एस, ई डॉट एस। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। अच्छा, क्योंकि ऑप्शन वोल्ट में दिया है तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, यानी वोल्ट बाई मीटर। और एस माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मीटर से स्क्वायर गया कितना गया, वोल्ट मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में, शून्य यानी निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। 1 मिनट, एक कूलम वह आवेश है, अच्छा ठीक है, एक कूलम वह आवेश है जो समान आवेश है, जो दूसरा आवेश है वो भी कितना है, 1 कूलम है। तो 1 कूलम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित समान आवेश का मतलब क्या हुआ, उसका भी मान 1 कूलम है। यानी इसका मतलब ये हुआ, यहाँ 1 कूलम आवेश था, 1 मीटर दूरी पर समान आवेश है, यहाँ भी कितना है, 1 कूलम आवेश है। तो इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, तो शून्य में बल लग रहा है 1 मिनट। अच्छा, आवेश पर बल लगाता है, यानी हमको बताना है इसमें कितना बल लगेगा। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के, तो निर्वात के लिए के का मान क्या होता है, 9 × 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना है 1, Q2 का मान 1, दूरी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कितना गया 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, किसमें निकालना है, ESU मात्रक में। तो पहले बात, विद्युत आवेश का क्वांटम क्या होता है, तो सबसे छोटा क्वांटम क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। बट एक कूलम है, लेकिन हमको इसी का मान किसमें चाहिए, तो इसका मान हमें चाहिए ESU में, किसमें चाहिए, ESU में चाहिए। तो अब बताइए 1 कूलम में कितना ESU होता है, तो कितना होता है 1 कूलम में कितना ESU, तो 3 × 10 की पावर 9 ESU। 1 कूलम में कितना ESU होता है, 3 × 10 की पावर 9, जिसे गुणा कर देंगे तो 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ इंटू 3 × 10⁻9 ये आ गया ESU में आ गया। इसको हल करते हैं कितना है, 1648 यानी 4.8, और ये कितना है 10⁻−10 ESU वही दिया है, 4.8 10⁻−10। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा 8, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता होती है। अब देखिए ये त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या का मान कितना दिया है, आर का मान 9 किलोमीटर। क्या निकालना है, गोलीय चालक की धारिता, सी का मान निकालना है। सी का फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0r। अब बताइए इसको एसआई मात्रा में बदलिए कितना होगा, 9000 9 × 10 की पावर 3 मीटर। अब बताइए तो 4πε0 का मान क्या होता है, तो इसका मान अभी नहीं 4 है तो 4π का मान 3.14, ε0 का मान 8.85 × 10⁻12, वो लेंदी हो जाएगा। तो आसान क्या होगा, तो याद से हम लोग पढ़े थे लोग 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 × 10 की पावर 9। लेकिन हम इसका मान इसको उलटेंगे तो ये भी उलट देंगे, तो सीधी सी बात है 4πε0 का मान कितना आ जाएगा 1/9 × 10 की पावर 9 इंटू आर का मान कितना दिया है 9 × 10 की पावर 3 है, 9 9 खत्म, ऊपर 10 की पावर 3 नीचे 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 3/10 की पावर 9 क्या होगा 10 की पावर -6 फैराड आंसर। कहीं दिया 10 की पावर -6 फैराड, ऐसा नहीं दिया तो बताइए 10 की पावर -6 को माइक्रो लिख सकते हैं, माइक्रो तो 1 माइक्रो फैराड। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या है, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है, और श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आवेश समान होता है। तो समांतर क्रम में तो क्या होगा विभवांतर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला, किसी चालक में संचित ऊर्जा होती है तो क्या होता है 1/2 Q² सही बात है, 1/2 CV² ये भी सही बात है, 1/2 Q भी ये भी सही बात है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सभी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बायोलॉजी का सवाल आ गया, तो बायोलॉजी का सवाल सर क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे मैथ क्वेश्चन। तो मैथ क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। यहाँ पर सवाल दिया तो फंक्शन f ऑफ x बराबर इतना इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। बोल देंगे x बराबर 0 पर क्या है कॉन्टिन्यूअस है, देन वैल्यू ऑफ के। अब बताइए 0 पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब होगा, तो जब 0 पर उसका लिमिट
उसके फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो जाए तभी ना कंटिन्यूअस होगा। तो 0 पर कंटिन्यूअस है तो 0 पर हमें आगे निकालना होगा लिमिट। तो बताइए 0 पर लिमिट निकालना है, तो बताइए 0 पर लिमिट के लिए कौन फंक्शन, सिर्फ ये फंक्शन काम करेगा। एलएचएल में भी है, आरएचएल में भी है, तो इसमें आपको एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिमिट निकाल देंगे। तो बताइए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x क्या होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या लेना है, ये वाला लेना है। तो क्या है फंक्शन, साइन x बाई एक्स प्लस क्या है कॉस x, ठीक है। इधर हम डायरेक्टली ऐसा बताइए, इसको अलग कर दें। तो बताइए साइन x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स क्या होता है 1 होता है, तो आ गया 1। अब बताइए इसमें 0 रखते क्या होगा, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 और 1 कितना गया 2 आ गया, कितना गया 2 आ गया। अब आगे देखते हैं, ये था लिमिट का वैल्यू। बताइए एफ ऑफ 0 का मान क्या होगा, 0 पर ही निकालना है। एफ ऑफ 0 का मान, जब x का मान 0 तो फंक्शन का मान क्या है के, तो के आ गया। लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब फंक्शन का मान लिमिट के बराबर हो जाए, यानी ये दोनों बराबर, यानी के का मान कितना गया 2 आ गया। तो के का मान 2 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में देखा, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, अगला सवाल देखते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर 1 मिनट, फिर वही सवाल आ गया है। अच्छा वही सवाल 2 बार आ गया कि ना, कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। किस सवाल कितना बार आ चुका है, 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखते हैं लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। सवाल यहाँ दिया है, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा इस फंक्शन के लिए कौन ट्रू है, तो ऑप्शन ए दिया है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 2। चलिए चेक करते हैं कि फंक्शन एक्स बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो एक्स बराबर 2 पर चेक करना है। तो दो एलएचएल के लिए ये फंक्शन काम करेगा और आरएचएल के लिए काम करेगा, यानी 2 पर लिमिट जब निकालना है तो एलएचएल आरएचएल दोनों हल करना पड़ेगा। तो बताइए एलएचएल क्या होगा, एलएचएल लिमिट एक्स टेंस टू 2। अब इसके लिए एलएचएल में फंक्शन कौन लेंगे, ये लेंगे, तो इन कितना गया 2x + 3, तो कितना गया 2 दूना 4 3 7। आरएचएल निकालते हैं, तो आरएचएल क्या होगा 2 के पास, तो लिमिट x टेंस टू 2, बट फंक्शन कौन सा लेंगे, ये लेंगे 2x - 3, तो कितना गया यहाँ पर 2 दूना 4 में 3 गया 1। क्या एलएचएल आरएचएल बराबर है, नहीं ना, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 2 नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 2, सही बात है। एक्स बराबर 2 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो ये तो सही हो गया। बट आगे देखते हैं, अब देखिए द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 इज 1, चेक करते हैं एफ ऑफ 2 कितना है, एफ ऑफ 2 तब देखिए 2 किस में, इसमें है कि इसमें है, तो इसमें 2 रखे थे कितना 2 दूना 4 3 7 7 आ गया। बट यहाँ बोल रहे 2, यहाँ 1 बोल रहे थे, ये भी गलत हो गया। द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल एट एक्स बराबर 2 नहीं है। यदि इक्वल होता तो लिमिट एग्जिस्ट करता, तब हम फंक्शन पे जाते, तो लिमिट तो बराबर था नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ध्यान से सवाल यहाँ पर 10 इनवर्स √3 - सेक इनवर्स। ओके डन। 10 कितना का मान √3 होता है, 10 कितना का मान π/3 का होता है, π/3। अब माइनस से माइनस, सेक के अंदर माइनस है, तो सेक के अंदर माइनस से क्या करते हैं लोग, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो π/3 माइनस प्लस माइनस पाई या माइनस माइनस प्लस, सेक कितना का मान 2 होता है, तो सेक कितना का मान 2 होता है 60 डिग्री का होता है ना, तो 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं π/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं π/3। अब इसको हल करोगे कितना आएगा, यहाँ पर पूरा कैल्शियम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई और माइनस, यहाँ पर 3 पाई यहाँ प्लस पाई, तो कितना गया 2 पाई माइनस माइनस π/3, तो माइनस π/3 ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स। अच्छा बताइए 7 π/6 के प्रिंसिपल ब्रांच में है, नहीं ना है, तो नहीं तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए रफ में चलते हैं, 7 π/6 का मतलब क्या हुआ 6 3 18 210, कितना हुआ 210। अब देखिए कॉस 210 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सर कॉस 210 कहाँ पर है, तीसरा में है, तो इसे लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस कितना होगा 30 होगा ना, 18 दिन सही है। तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 30 डिग्री दिया गया, तो माइनस कॉस 30 यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसा माइनस कॉस 30, तो कितना गया यहाँ पर कॉस इनवर्स दिया गया माइनस कॉस 30 यानी कितना हो गया π/6, सही है। अब बताइए कॉस के अंदर माइनस है क्या होता है फॉर्मूला, पाई माइनस कॉस इनवर्स इसको उतार लेते, कितना है कॉस π/6, देखिए तो माइनस बाहर आ गया, तो ये पाई है तो पाई, अब ये कॉस खत्म हो जाए, कितना गया π/6, इस कैल्शियम कितना गया 6, तो 6 में से गया 5, यानी कितना गया 5 π/6, यानी 5 π/6 को ही दिया है। ऑप्शन नंबर डी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करो। ओके, यदि किसी को ये थोड़ा सा लेंदी लगा तो ध्यान देंगे, इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, हालांकि बात वही है, कॉस इनवर्स है ठीक है, अंदर इसका वैल्यू कितना है बताइए, तो कितना रहता है माइनस कॉस 30 रहता है, तो माइनस कॉस 30 कितना होगा
cos 30 का मान √3/2 होता है, तो यानी आ गया -√3/2। अब cos के अंदर माइनस, ये तो हल करना सीख थे ना, कैसे? तो सर माइनस बाहर करना है तो क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, तो कितना गया, पाई माइनस cos कितना मान √3 होता है, पाई/3 क्या होता है, 1 मिनट, cos कितना का मान, 1 मिनट, cos 30 था ना, cos 30, हाँ सही है, तो 30 को क्या लिखते हैं, पाई/6 लेते हैं, कितना गया, 6 में से कितना गया, तो 5 पाई/6, यानी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 86, ध्यान देंगे लोग, ये मिसलेनियस में था, याद आ रहा है। सवाल यहाँ दिया है साइन इनवर्स इतना -2 साइन इनवर्स इतना बराबर इतना, तो एक्स का मान क्या होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है और आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना। देखिए सवाल तो ऑब्जेक्टिव का है, तो ऑब्जेक्टिव का है तो कोई लेंदी इक्वेशन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाते हैं लोग, ऑप्शन से बनाते हैं। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है 0 चेक करें, देखिए तो हम यहाँ पर 0 रखते कितना आएगा, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, साइन कितना मान 1 होता है, 90 पाई/2, -2 साइन इनवर्स 0 का मान 0 यानी खत्म हो जाए, 0 होगा, तो सिर्फ क्या गया, पाई/2, क्या रेसिस में पाई/2 है, यानी 0 ने सेटिस्फाइड कर दिया, इसे कर दिया ना, तो 0 सेटिस्फाइड कर दिया, तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, ये दोनों में कोई होगा। चलिए थोड़ा सा 1/2 चेक कर लेते हैं, तो 1/2 बताइए क्या हो गया यहाँ पर, 1 माइनस 1/2 कितना आएगा, 1/2 आएगा ना, यानी यहाँ कितना गया, साइन इनवर्स 1/2, साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री यानी पाई/6 का मान होता है, माइनस साइन कितना का मान 1/2, पाई/6, तो 2 इंटू पाई/6, तो कितना गया, पाई/3 आ गया, तो पाई/6 माइनस पाई/3 के हल करने से पाई/2 आएगा, नहीं ना आएगा, यानी इसने 1/2 सेटिस्फाइड नहीं किया, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी, तो डी टिक कर दें। ओके, तो ऑप्शन से बनना थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा बेहतर होता है कि जल्दी बन जाता है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, यदि ए बराबर इतना हो, ये ए डैश है, क्या है, ए डैश माने क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो आपको निकालना ए डैश का मान क्या होगा, तो क्या होगा ए डैश का मान, तो ए डैश माने ऐसे ही देखिए, ऑप्शन थोड़ा देखिए तो क्या दिया, ऑप्शन में मैट्रिक्स नहीं दिया, ए के रूप में दिया है, तो यदि आप थोड़ा सा एक बात नोटिस कर पाए, कैसा मैट्रिक्स है ये, तो है पूरा डायगोनल 0 है, यहाँ पर प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस में माइनस, तो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो विषम सममित मैट्रिक्स में यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए डैश का मान -a के बराबर, यदि आपको ये देखिए सोच पाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करते हैं, डी टिक कर देते हैं, बट सर नहीं सोच पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हल कीजिए, देखिए हल करते हैं। ए डैश का मान निकालना तो ए डैश कितना आएगा, तो ये जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे, तो 0 -1 -4, ये कितना हो जाएगा, 1 0 -7, ये कितना हो जाएगा, 4 7 0। अब ए के रूप में लिखना है कि ये वाला मैट्रिक्स ए है, देखिए तो नहीं ना है, ये सर यहाँ पर प्लस में है, लेकिन यहाँ पर माइनस में है, तो यदि हम इसमें से माइनस कॉमन ले तो क्या होगा, तो माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा, जो 0 है तो 0 ही रहेगा, है प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, है माइनस में तो प्लस में, 0 है -7 है 4 है 7 है 0। अब देखिए है ए के बराबर आ गया, तो लिखेंगे -a, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैट्रिक्स इतना का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम यानी इन्वर्स प्राप्त नहीं होगा, तो इसका इन्वर्स कब नहीं निकाल सकते बताइए, जब ये क्या सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी जब डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 होता है, तो हम ए का इन्वर्स यानी ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात पढ़े थे लोग, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो सीधी बात, इसका इन्वर्स कब नहीं निकाल सकते, जब इसका डिटरमिनेंट 0 है, तो डिटरमिनेंट कितना है यहाँ पर, 3k - 10 बराबर 0, तो 3k बराबर 10, तो k का मान कितना गया, 10/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा 2 मैट्रिक्स से गुणनफल निकालना है, चलिए निकालते हैं। 2 रो, इसमें 2 कॉलम में 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा, तो कितना यहाँ पर 1 दूना 2 है 0, तो यानी पक्का 2 है, देखिए तो यहाँ 2 दिया है, यहाँ 2 दिया है 3 है 1 खत्म। अब ये 2 में कौन आंसर होगा, यहाँ का एलिमेंट निकालते हैं, बताइए कितना आएगा, -3 है गुणा करके कितना है 0, तो -3 + 0 कितना गया, -3, तो यहाँ पर -3 दिया है, बट यहाँ पर 0, तो ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए, पूरा गुणा भी नहीं करना पड़ा, बस समय तो आप चेक कर सकते हैं लोग। देखिए यहाँ पर क्या है बताइए, तो ये और ये गुणा करते हैं 0, ये 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 4, तो यहाँ 4 हो जाए, देखिए तो आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि इतना बराबर इतना हो तो x का मान क्या होगा, ये क्या है डिटरमिनेंट है ना, तो इसका वैल्यू कितना है, 2 एकम 2 -5 का 20, ये कितना आएगा 2x² -24, तो यहाँ कितना गया -18, यहाँ 2x² -24, है माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 24 में से 18 ये कितना गया 6, तो 6 बराबर 2x², तो 2 3 6, तो x² का मान आ गया 3, तो x का मान कितना आएगा +-√3, तो +-√3 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में देखा करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2/2 मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका इन्वर्स निकालना है, तो बताइए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वर्स बराबर, एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालते हैं, थोड़ा सा लेंदी होता है,
2/2 का तो इसे बनाना आसान होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, 1/, बताइए इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 5 कम 5 3 दूना 6 यानी -1 आएगा। एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इसको इधर करते हैं, तो 5 1 है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलते हैं। कोई हिंदी क्या देखिए तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, क्या करें ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ओके चलिए, हालांकि क्लास में टेस्ट के दौरान कुछ स्टूडेंट बोले सर ऑप्शन नंबर डी भी दिया है, देखिए तो इसको डी भी तो लिख सकते हैं, देखिए तो गुणा करके कितना हो जाएगा, माइनस में है प्लस में है माइनस में, यानी इसका ऑप्शन ए और डी दोनों सेम है, तो दोनों में कोई भी आप टिक के आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए सवाल क्या दिया यहाँ पर, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए 0, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ओके, अब बताइए जब भी ऐसा डिटर्मिनेंट आता है क्या करते हैं, प्रॉपर्टी से बनाते हैं, थोड़ा जल्दी बन जाता है, तो चलिए प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो सोचिए यहाँ पर सर 1/a है, यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर सी है, इसमें ए की कमी, इसमें बी कमी, इसमें सी कमी है, तो यदि हम चाहते हैं इसमें ए लाएँ तो इसमें ए से गुणा करते हैं, इसमें बी से गुणा करते हैं, इसमें सी से गुणा करते हैं, तो ए बी सी से भाग भी तो करना होता है, क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 1/abc, इसमें करते हैं गुणा ए से, तो क्या हो जाएगा 1, ये ए और यहाँ हो जाएगा ए बी सी, इसमें बी से गुणा करते क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो बी से गुणा करते हो तो बी इंटू 1/b क्या होगा 1 होगा, यहाँ बी और यहाँ कितना हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना होगा, इसमें किसे गुणा करते हैं सी से ना, तो हो जाएगा सी और यहाँ हो जाएगा ए बी सी। अब इसमें से ए बी सी कॉमन हो जाएगा, तो ए बी सी कॉमन पहले से बटा में है ए बी सी, तो कितना गया 1 1 1 ए बी सी, यहाँ गया 1 1 1। अभी दोनों का 2 कॉलम सेम आ गया, डिटरमिनेंट में 2 कॉलम सेम, तो जब भी कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम होता है उसका वैल्यू क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स थी तो एक्स बराबर 2 पर स्पर्शरेखा की ढाल क्या होगा, तो स्पर्शरेखा की ढाल क्या होता है, उसका डेरिवेटिव होता है, तो एफ डैश एक्स क्या होती है 3x², लेकिन हमें x बराबर 2 पर निकालना है, तो यहाँ 2 रख दें, तो यहाँ 2 2 2 4 3 12 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर, अच्छा यहाँ पर मोड है, बताइए था यहाँ पर क्या है मोड x माइनस 2, तो यह कहाँ अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल नहीं है, पता नहीं किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जब आप इसे ग्राफ बनाए तो कैसा मिलेगा, देखिए तो y बराबर इसका ग्राफ यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर होगा मोड है, तो इधर चलिए किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है, तो अब बताइए यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, कॉर्नर पॉइंट, तो यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यानी x बराबर 2 पर क्या है नॉन डिफरेंशिएबल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स बराबर इतना होता है एफ डैश एक्स क्या होगा, यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो एक कंपोजिट फंक्शन सबसे लॉग, तो लॉग का क्या होता है 1/, तो यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, तो कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट एक्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह कर क्या होता है, जो आप लोग का टेस्ट पेपर था उसमें पूरे क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है, उम्मीद करते हैं आप लोग जो भी बनाए होंगे सब सही होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।